दोस्तों, समाजवादी आईएएस के मंच पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे और उस महाद्वीप में खनिज संसाधन तथा कृषि प्रदेशों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा पर्वत है जिससे कौन सी नदी निकलती है और कौन कौन से खनिज संसाधन किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसके डिटेल पूर्वक हम समझते हैं। देखिए, नदी के बारे में 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। हम नदी पढ़ने जा रहे हैं। नदी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला हमारा होता है इसका उद्गम या इसका स्रोत, मतलब ये नदी कहाँ से निकलती है। दूसरा पॉइंट होता है इसका अपवाह क्षेत्र, यानी ये किन किन क्षेत्रों से बहती है। ठीक। और तीसरा पॉइंट हमको ये जानना होता है इसका निकास किधर है, यानी इसका मुहाना कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे जाके गिरती है। ठीक। इसका उद्गम स्रोत यानी उस स्थान के बारे में, फिर अपवाह क्षेत्र के बारे में और निकास और मुहाना, ये 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं नदी के बारे में जानने के लिए। तो इसी क्रम में हम उत्तरी अमेरिका की नदी को पढ़ेंगे कि उसका उद्गम क्षेत्र क्या है, अपवाह क्षेत्र, और उसके बाद से उसका निकास कहाँ पे है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले नदी है हमारे यूटान नदी। यूटान नदी है। देखिए, इसके स्रोत के बारे में पहले समझ लेते हैं। स्रोत और उसके बाद से निकास से मुहाना। तो यूटान नदी हमारी निकलती है मैकेंजी पर्वत से। हम पर्वत के बारे में चर्चा किए थे कि ये हमारा अलास्का श्रेणी है, ये ब्रुक्स श्रेणी है, ये हमारा कोस्ट रेंज है, ये हमारा मैकेंजी पर्वत है, ये अलास्का श्रेणी था, ये ब्रुक्स श्रेणी है, ये कोस्ट रेंज है, और इसके बाद से मैकेंजी श्रेणी था, ये हमारा रॉकीज पर्वत था। यहाँ पे हमारा क्लास्केट पर्वत था जो 2-3 स्टेटों में बटा था, क्लास्केट पर्वत। और यहाँ पे ये कैलिफोर्निया प्रांत में था सियरा नेवादा, और उसके बाद हमारा था सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। ये इसी पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं। तो समझ लेते हैं। अलास्का श्रेणी, ब्रुक्स श्रेणी, कोस्ट रेंज श्रेणी, मैकेंजी पर्वत, रॉकीज पर्वत, क्लास्केट पर्वत, सियरा नेवादा, फिर ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ये मैक्सवेल के पर्वत हैं। तो इसके बारे में, इसी पर्वतों से नदियाँ निकल रही हैं, तो इसके बारे में हम लिख के बताएंगे वन लीनियर के रूप में। देखिए, इसका स्रोत है यूटान नदी का मैकेंजी पर्वत से, जो भी हमने बताया मैकेंजी पर्वत। और इसका मुहाना है बेरिंग सागर में। इसका मुहाना है बेरिंग सागर में। फिर उसके बाद से दूसरी नदी है हमारी
मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, इस नदी का भी उद्गम मैकेंजी पर्वत से ही है। और ये नदी बीफोर्ड सागर में जाके गिरती है। बीफोर्ड सागर, सागर में इस नदी का मुहाना है। उसके बाद इसमें मैकेंजी पर्वत पे ही हमारा बगल में ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर भी है, जो इस नदी के उद्गम में महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक ना। उसके बाद से तीसरा हमारा है मैकेंजी नदी के बाद चर्चिल एवं नेल्सन नदी, चर्चिल एवं नेल्सन नदी, चर्चिल एवं नेल्सन नदी। ये नदी हमारा है निकलती है राकीज पर्वत से, ये निकलती है नदी राकीज पर्वत से और जाके गिर जाती है हमारी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ठीक। उसके बाद से चौथा है हमारा हडसन नदी, हडसन नदी, हडसन नदी ये अपलेशियन पर्वत से निकलती है। अपलेशियन पर्वत से निकलती है और मुहाना इसका अटलांटिक महासागर हो जाता है, अटलांटिक महासागर। फिर उसके बाद से है हमारा पांचवा सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी इसका मुहाना है, सॉरी इसका उद्गम क्षेत्र है ओंटारियो झील से है और ये जाके कहाँ मिल जाती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके बाद से हमारा है छठवां रियो डी ग्रांटे, रियो डी ग्रांटे इसका उद्गम क्षेत्र है राकीज पर्वत और ये जाके मिल जाती है हडसन नदी में, सॉरी ये रियो डी ग्रांटे राकीज पर्वत है, इसका मुहाना है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। और सतवां नदी है हमारा कालरेडो नदी, कालरेडो नदी। तो कालरेडो नदी ये भी राकीज पर्वत से ही निकलती है, लेकिन इसका मुहाना है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो इस तरह हम देखेंगे कि कौन सी नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो यूकान नदी मैकेंजी पर्वत से निकलती है और बेरिंग सागर में इसका मुहाना है। मैकेंजी नदी जो है मैकेंजी पर्वत से निकलती है और मैकेंजी पर्वत जो ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बियर झील है,
उससे भी इसका मिक्स रूप माना जाता है उद्गम केंद्र। और उसके बाद इसका निकास जो है बीफेड सागर में जाके मिल जाती है। चर्चिल एवं नेल्सन नदी जो है ये राकीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। हडसन नदी जो है हमारा अपलेशियन पर्वत से निकलती है, उसके बाद अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी ये ओंटारियो झील से निकलती है, ओंटारियो झील से, और आगे बहती हुई जाती है। उसके बाद सेंट लॉरेंस की खाड़ी मिलती है, वहीं पे जाके ये अपना मुहाना बनाती है। रियो डी ग्रांटे ये राकीज पर्वत से निकलती है और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है, यानी गिरती है। कालडेडो नदी ये राकीज पर्वत से ये भी निकलती है और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक, तो इस तरह हम 7 नदियों के बारे में देखे हैं। अब इसके बाद से कुछ नदियां और हैं जिसको देख लेते हैं। तो यूकान नदी, मैकेंजे नदी, चर्चिल एंड नेल्सन नदी, हडसन नदी, सेंट लॉरेंस नदी, रियो डी ग्रांटे और कालेडो नदी, ये तीनों नदी 7 नदियां हैं सब। अब इसके बाद की नदी हम समझ लेते हैं। देखिए ये स्रोत हो गया और ये हमारा मुहाना हो गया। तो 8वीं नदी हम बता रहे हैं कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी ये नदी हमारे राकीज पर्वत से निकलती है। राकीज पर्वत से निकलती है। उसके बाद से इसका जो मुहाना है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है, सॉरी, इसका मुहाना जो है वो प्रशांत महासागर में जाके मिलती है। ठीक, अब उसके बाद एक नदी है 9वां हमारा फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी ये भी राकीज पर्वत से निकलती है, यानी राकीज पर्वत से निकलने वाली सबसे ज्यादा नदियां सर्वाधिक नदियां राकीज पर्वत से ही निकलती हैं। तो राकीज पर्वत और इसका भी मुहाना कहाँ पे है हमारा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। और लास्ट हमारा है 10वां मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी इसका उद्गम स्थान है इटास्का झील, यानी सुपीरियर झील के दक्षिण में इटास्का झील। हाँ, इटास्का झील है। और इस देखिए ये उसके झील के अंतर में सुपीरियर झील के दक्षिण में इटास्का झील है, वहीं से मिसिसिपी नदी निकलती है और इसका मुहाना बन जाता है मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद इससे कुछ पॉइंट है समझ लेते हैं। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी मिसौरी है। मिसौरी नदी जो है इसकी सबसे सहायक नदी है। उसके बाद से है
हमारा हाँ, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और तीसरा पॉइंट है यह, नहीं लंबी नदी है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि पीछे की नदियों में हमने पढ़ा था यूटान नदी, उसके बाद से मैकेंजी नदी, फिर कॉलोराडो नदी, कोलंबिया नदी और सेंट लॉरेंस नदी। ये इसके बाद एक कोलंबिया नदी है। कोलंबिया नदी रॉकीज पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में इसका मुहाना होता है। फ्रेजर नदी का ये भी रॉकीज पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में इसका मुहाना होता है। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी मिसौरी नदी मानी जाती है और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो इस प्रकार उत्तरी अमेरिका में जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी उसके बारे में हमने पढ़ा। और अब इसके बाद से जो है वो उत्तरी अमेरिका के खनिज संसाधन और किसी प्रदेश को बांट के हमको पढ़ना है, तो थोड़ा सा उसका आप देख लेते हैं उसके बारे में हम। देखिए, खनिज संसाधन तो जब पढ़ना है तो इसे दो टाइप में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हमारा देखिए, इधर यूएसए के बारे में जानेंगे और उधर कनाडा के बारे में, ठीक ना। तो हमको पढ़ना है यूएसए में कोयला संसाधन एवं उसके वितरण क्षेत्र और उसके बाद से है यूएसए में हमारा फिर लव अयस्क का वितरण क्षेत्र। लव अयस्क के बारे में पढ़ना है, लव अयस्क का वितरण क्षेत्र। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा लव अयस्क का तांबा का वितरण क्षेत्र। ये हमें कोयला, लोहा और तांबा इस बारे में संसाधन और इसके वितरण क्षेत्र के बारे में हमको पढ़ना है कि कौन कौन से क्षेत्र में कोयला, लोहा, तांबा पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद से हमको कनाडा के बारे में देख लेते हैं। कनाडा के अंतर्गत तांबा का वितरण क्षेत्र पढ़ना है। और उसके बाद से दूसरा है हमारा यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम भंडार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है कनाडा।
यूरेनियम भंडार और वितरण क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार हम खनिज संसाधन को जब समझना है तो इसे हम दो भाग में बांट के समझ सकते हैं, कोयला, लोहा और तांबा के वितरण क्षेत्र के बारे में, और दूसरा पार्ट हो जाए हमारा कनाडा के अंतर्गत तांबा और यूरेनियम के वितरण क्षेत्र। ठीक, और इसके बाद से हम कृषि क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम मिटा देते हैं और इसके बाद से हम कृषि के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद से हम इसके एक एक क्षेत्र के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में लोहा पाया जाता है, किस में तांबा और किस में कोयला पाया जाता है। ये हमने बस समझने की दृष्टि से इसको बांटा है ताकि आसानी से इसको हम ध्यान में रख सके कि किस यूएसए में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और कनाडा में कौन सा क्षेत्र। अब उसके क्षेत्र के बारे में हम पढ़ लेंगे डिवीजन के तौर पे। तो आइए इसको हम मिटाते हैं। देखिए कृषि प्रदेश, कृषि के बारे में समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसमें हमको पढ़ना है कृषि वाले में पहला यूएसए के कृषि प्रदेश, यूएसए के कृषि प्रदेश के बारे में, और दूसरा है हमारा यूएसए, हाँ, यहाँ पे हम ये नंबर डाल लेते हैं, यूएसए के कृषि प्रदेश। यहाँ पे हमको पढ़ना है चावल व गन्ना का कृषि, चावल व गन्ना पेटी। ठीक, चावल व गन्ना पेटी। दूसरा है कपास पेटी, कपास के बारे में भी पढ़ना है। दूसरा तीसरा है हमारा शीतकालीन, शीतकालीन कठोर लाल गेहूं। उसके बाद से चौथा है हमारा बसंतकालीन, बसंतकालीन कठोर लाल गेहूं। ये गेहूं की अलग अलग प्रजाति है। तो कपास पेटी, चावल और गन्ना की पेटी, फिर कपास पेटी, फिर उसका शीतकालीन कठोर लाल गेहूं, बसंतकालीन कठोर लाल गेहूं। पांचवा है हमारा शीतकालीन मुलायम लाल गेहूं। और उसके बाद से छठवां है हमारा मटका पेटी। सातवां है मिल्क पेटी। यानी मिल्क पेटी का मतलब कि दूध उत्पादन से है। यानी मवेशी से संबंधित जो जानवर रखने के बाद दूध की प्राप्ति होती है। तो चावल व गन्ना पेटी, कपास पेटी, शीतकालीन कठोर लाल गेहूं, बसंतकालीन कठोर लाल गेहूं, शीतकालीन मुलायम लाल गेहूं, और उसके बाद से हमारा है
मक्का पेटी और मिल्क पेटी, ठीक ना। और एक ये पाया जाता है और आठवां एक है हमारा शीतकालीन शीतकालीन सफेद मुलायम लाल गेहूं, यानी गेहूं की विभिन्न प्रजाति को पढ़ना है। एक सफेद होती है, लाल होती है, कठोर होती है, कुछ मुलायम भी होती है, इसके बारे में जानना है। और 9वां हमारा हो जाएगा पशुपालन प्रदेश के बारे में। पशुपालन प्रदेश देखिए, ये कृषि के अंतर्गत हो गया चावल और गन्ना पेटी, कपास पेटी, शीतकालीन कठोर एवं लाल गेहूं, बसंतकालीन कठोर लाल गेहूं, शीतकालीन मुलायम लाल गेहूं, फिर उसके बाद से मक्का पेटी, मिल्क पेटी, फिर उसके बाद से शीतकालीन सफेद मुलायम लाल गेहूं और पशुपालन प्रदेश। इसके बारे में कृषि के अंतर्गत प्रदेश में हम पढ़ लेंगे। और औद्योगिक प्रदेश में हम जब बात के पढ़ना है हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। औद्योगिक प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के में औद्योगिक प्रदेश, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे हम यूएसए के औद्योगिक प्रदेश। यूएसए के औद्योगिक प्रदेश, यूएसए के औद्योगिक प्रदेश यानी इंडस्ट्रियल एरिया में हम पहला पढ़ लेंगे न्यू इंग्लैंड। इसमें भी कई क्षेत्रों में बांट के अध्ययन किया जाता है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। फिर पश्चिमी कार्डिलेरा, एक मिनट, अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। और उसके बाद से हमारा है प्रशांत तटीय प्रशांत के तट पे कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं उसके बारे में समझ लेना है। और अटलांटिक तट पे फिर न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद से कुछ है ग्रेट लेक्स औद्योगिक प्रदेश। इसके अंतर्गत हमें दो पढ़ना है, ईरी औद्योगिक प्रदेश और दूसरा है मिशिगन औद्योगिक प्रदेश। इसके बारे में जान लेना है। और एक न्यूयॉर्क औद्योगिक प्रदेश है हमारा।
उसके बाद से ये चीज और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोयले का संसाधन पढ़ना है, कोयला संसाधन, तो इसके अंतर्गत यूएसए में औद्योगिक प्रदेश, कोयले से संबंधित यूएसए में औद्योगिक प्रदेश जो है उसके बारे में जानना है हमको। तो इसमें पहला हो जाएगा प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश, फिर दूसरा है पश्चिमी कार्डिलेरा, कार्डिलेरा का अर्थ हमने बताया था कि पर्वतों का समूह होता है औद्योगिक प्रदेश। और उसके बाद तीसरा है हमारा दक्षिणी तटीय जो मैक्सिको की खाड़ी है हमारी, उसके किनारे जो औद्योगिक प्रदेश लगे हैं उनके बारे में पढ़ लेना। उन कोयले संबंधित जो दक्षिण तटीय औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में जानना होगा। और चौथा है हमारा अपलेशियन पर्वतीय तंत्र, अपलेशियन पर्वतीय तंत्र, अर्थात पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश, पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश। देखिए, हमें मुख्य रूप से समझना है, जैसे यूएसए के हमने खनिज संसाधन जो बांटने का नियम बताया कि यूएसए खनिज संसाधन को हम यूएसए के आधार पे और कनाडा के अंतर्गत खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम और तांबा के वितरण क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। यूएसए में तांबा, लौह अयस्क और कोयले के बारे में पढ़ना है हमको। और उसके बाद से हमने कृषि संसाधन के बारे में बताया। कृषि संसाधन के अंतर्गत चावल एवं गन्ना की पेटी, कपास की पेटी, मक्का की पेटी, फिर मिल्क पेटी, पशुपालन प्रदेश, उसके बाद से शीतकालीन कठोर लाल गेहूँ, शीतकालीन बसंतकालीन कठोर लाल गेहूँ, फिर मुलायम लाल गेहूँ, फिर से सफ़ेद लाल गेहूँ। ये सब उसके प्रजाति के विभिन्न प्रजाति के बारे में पढ़ना था। और यूएसए के औद्योगिक प्रदेश में हम बांटेंगे तब, तो उस कंडीशन में हमने बताया था कि जो हमारा मैप है, ये हमारा जो मैप है उत्तरी अमेरिका का, तो ये प्रशांत महासागर के तट पे टॉम औद्योगिक प्रदेश है। फिर अटलांटिक महासागर के तट पे टॉम औद्योगिक प्रदेश है। फिर ये मैक्सिको की खाड़ी है, इसके तट पे टॉम औद्योगिक प्रदेश है। और यहाँ से हमारे कनाडा के ऊपर न्यूजीलैंड बोला जाता है, कनेक्टिक के तट से ऊपर, तो उसके ऊपर टॉम औद्योगिक प्रदेश है। तो उस इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो आज के वीडियो में हमने जो नदी के बारे में डिटेल वर्णन किया, उसके बाद से जो खनिज संसाधन और कृषि प्रदेश और औद्योगिक प्रदेश, इस तीनों के बारे में हमने बस समझाने का प्रयास किया है कैसे हमको डिटेल में पढ़ना है। तो इसके बारे में नेक्स्ट जो डिटेल से पढ़ना है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।